दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तभी जाकर उनके घर में चूल्हे जलते थे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, नैना और काजल। नैना बड़ी बहन थी और उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान अजय से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, और नैना दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तभी जाकर उनके घर में चूल्हे जलते थे। वहीं छोटी बहन काजल बहुत सुंदर थी, जिस कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी अरुण से हुई थी। शादी के बाद से ही काजल को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। काजल हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब भी नैना उसके घर जाती, काजल की बातें उसके दिल को छलनी कर देती। एक दिन नैना सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी छोटी बहन काजल मिली। काजल, दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो, कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते। और ये कपड़े, लगता है बरसों से बदले ही नहीं। नैना, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहते हैं। काजल, हाँ हाँ, खुश तो दिख ही रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो आदत नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और अरुण जी तो शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते भी नहीं। नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह जानती है कि काजल अब बदल चुकी है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती। समय बीतता गया। एक दिन नैना के पति अजय की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब नैना के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। रात का समय था। नैना अपने पति के पास बैठी थी, जो खाट पर लेटे कराह रहे थे। नैना, अब तो लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, बच्चे भी भूखे हैं। अजय, नहीं नैना, ऐसा मत कहो। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। मैं अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने जाऊंगा। अगले दिन नैना काजल के घर जाती है। काजल दरवाजे पर खड़ी होती है, जबकि नैना अंदर जाने की इजाजत मांगती है। काजल, ओहो दीदी, क्या बात है, इस बार किस लिए आई हो? नैना, अजय की तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं बचे। बस थोड़े पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। काजल, ओह दीदी, कितनी बुरी बात है, लेकिन अफसोस, अभी तो मेरे पति सारा पैसा लेकर गांव की जमीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आती तो शायद कुछ मदद कर पाती। नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहां से लौट जाती है। काजल ने आज तक उसकी कोई मदद नहीं की। नैना ने सोचा, काजल ने तो पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक दिन उसने एक और योजना बनाई। वह अपने बड़े भाई के घर पैसे मांगने जाती है। नैना, भाभी, भैया घर पर हैं? भाभी, नहीं भैया घर पर नहीं है, किसी काम के सिलसिले से शहर गए हैं। कोई काम है तो मुझे बताओ। नैना, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, अजय बहुत बीमार है। भाभी, देखो नैना, तुम जानती हो कि भैया घर पर नहीं है, और वैसे भी हमारे घर पर भी बहुत खर्चे होते हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। नैना की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने घर के दरवाजे के बाहर बड़ी उदास मन से बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। गर्मियों की दोपहर, लू के थपेड़े चल रहे थे। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक बूढ़े साधु बाबा हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, पर उनकी हालत देख लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वह काजल की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। साधु बाबा, कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। काजल गुस्से में, अरे भिखारी, कहीं से भी आ गए हो, यह हवेली कोई दान देने का स्थान नहीं है। फिर निराश होकर वह वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वह धीरे धीरे चलते हुए नैना की झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। साधु बाबा, बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? नैना, बाबा कृपया बैठ जाइए, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए।
नैना अंदर से साया चंदा स्टीच सेव और द गुड़ लाकर बाबा को देती है। साधु बाबा, बेटी, तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? नैना, बाबा, मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार हैं। मैं सबसे मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप उन्हें बस आशीर्वाद दे दीजिए कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकालते हैं। साधु बाबा, बेटी, ये घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। नैना, पर बाबा, मैं इस घड़े को क्या करूंगी? पहले से ही मेरे घर में घड़े रखे हुए हैं। साधु बाबा, बेटी, ये ऐसे वैसे घड़ा नहीं है। तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगा और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। नैना खुशी खुशी घड़े को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आते के साथ अजय की तबीयत बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। अजय, अरे नैना, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। कुछ देर पहले ही मुझे बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया हूँ। नैना, हाँ अजय, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अभी एक साधु बाबा आए थे और कह रहे थे कि यह घड़ा तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। अजय, अरे नैना, वाकई में यह घड़ा तो जादुई है। नैना, हाँ, सच में यह जादुई घड़ा है। अब चलो मिलकर इस घड़े को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। वह घड़ा घर में रखने के बाद से नैना का जीवन बदलने लगा। पहले जो संघर्ष था अब वह धीरे धीरे कम होने लगा था। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता जो उनकी परेशानी को कम कर देता। एक दिन नैना ने घड़े को खोलकर देखा तो उसमें से सोने के कुछ सिक्के और जवाहरात निकले। वह हैरान रह गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद बाबा ने यही चाहा होगा। नैना, क्या यह सच है? यह सब कैसे हो सकता है? अजय, पता नहीं, लेकिन शायद ये हमारे कर्मों का फल है। शायद बाबा ने सच में हमें आशीर्वाद दिया है। हमें इन पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। अब नैना और अजय दोनों का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने पैसों का इस्तेमाल अपने बच्चों की पढ़ाई में, घर की मरम्मत में और फिर गरीबों की मदद में किया। धीरे धीरे गांव में उनकी इज्जत और आदर बढ़ने लगा। लेकिन काजल, जो अपने धन और रूप के घमंड में डूबी थी, अब भी उन्हें ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। काजल, तुम दोनों ने आखिरकार कुछ हासिल किया, लेकिन तुम क्या समझते हो? ये सब तुमने खुद हासिल किया है। ये सब साधु बाबा के आशीर्वाद से हुआ है। मुझे तो लगता है ये सब कुछ चुराया हुआ माल है। नैना, काजल, तुम हमेशा हमारे खिलाफ बोलती रहती हो। तुम्हें कभी किसी की मदद करने का समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी तुम हमें ताने देती हो। भगवान ने हमें जो दिया हम उसी में संतुष्ट हैं। हम किसी से कोई मदद नहीं मांगते। काजल, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते कि सच में अमीर बनने का क्या मजा होता है। नैना चुप हो जाती है, लेकिन वह जानती है कि काजल को यह समझाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। एक भयंकर तूफान गांव में आ जाता है, जिससे कई घरों को नुकसान होता है। नैना और अजय के घर को भी कुछ नुकसान होता है, लेकिन वह दोनों मिलकर अपनी मेहनत और समझदारी से उसे जल्द ही सुधार लेते हैं। वहीं काजल के घर का अधिकतर हिस्सा तूफान में उड़ जाता है। उसकी हवेली का कुछ हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। काजल, अब क्या होगा? मेरे पास तो सब कुछ था और अब सब कुछ चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी की मदद नहीं की और आज उसे इसकी सजा मिल रही थी। एक दिन काजल ने नैना के पास जाकर उससे मदद मांगी। काजल, नैना, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। मेरी हवेली नष्ट हो गई है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नैना चिंतित होकर, काजल, क्या तुम सच में मुझसे मदद चाहती हो? तुम्हारी ताने मारने वाली बातें अब तक मुझे याद हैं। तुम हमेशा हमें नीचा दिखाती रहती हो, लेकिन अब अगर तुम सच में बदलाव चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। काजल, मुझे अपने घमंड का एहसास हुआ है। अब मैं सच में बदलना चाहती हूँ।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। नैना, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम खुद को सुधारने की कोशिश करो। कुछ समय बाद काजल ने अपनी हवेली फिर से बनाई, लेकिन अब उसने अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव किया था। अब दूसरों से मदद मांगने की बजाय खुद मदद करने लगी। नैना और काजल दोनों बहनों के रिश्ते में सुधार हुआ और उनका संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। एक दिन नैना और काजल गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और गांव के लोगों को शिक्षा और मदद देने का काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव में एक नई रोशनी आई, जहां लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते थे और मिलकर एक अच्छे जीवन की दिशा में बढ़ रहे थे। काजल हंसते हुए, नैना, क्या तुमने कभी सोचा था कि मैं तुम्हारी मदद मांगूंगी? नैना, नहीं काजल, मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर सुधार की क्षमता होती है। बस जरूरत होती है उसे समझने और सही दिशा दिखाने की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय के साथ अगर हम मेहनत और नेक इरादों से काम करें तो हमारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। दूसरों से मदद लेना और उन्हें मदद देना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक सकारात्मक बदलाव हमेशा संभव है। हमें अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने की जरूरत है।